हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी IQ IAS हिंदी प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं कि आखिर सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप 2026 को टारगेट लेकर के अभी से तैयारी करना शुरू कर रहे हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आप सही दिशा में आगे बढ़ते हुए अपने टारगेट को अचीव कर सकें। देखो, आप जब तैयारी करने बैठते हैं तो आपको कई सारी दुविधाओं, कई सारी उलझनों का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले तो आपको ये कर लेना चाहिए कि जो भी ये उलझने हैं उन उलझनों की लिस्ट बनाइए और इस लिस्ट से हर एक उलझन को क्या करना है, हर एक उलझन को समाप्त करते चले जाना है। जैसे जैसे आपकी उलझनें समाप्त होती चली जाएंगी, आपके सामने में जो पिक्चर है सिविल सेवा परीक्षा 2026 को लेकर के वह बिल्कुल साफ होता हुआ दिखेगा और आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मविश्वास के साथ इस दिशा में आगे बढ़ते चले जाएंगे। सवाल यहाँ पर यह उठता है कि आखिर ये जो उलझनें हैं ये क्या हैं और इन पर हम कैसे काबू पा सकते हैं। मैं आज की इस कक्षा के माध्यम से आप सभी के साथ इन कुछ तमाम उलझनों के बारे में बातचीत करूंगा जो ऑन एन एवरेज, औसतन जो भी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थी होते हैं उनको घेरते रहती हैं ये उलझनें और उनसे उनको कई बार समस्याएं भी देखने को मिलती हैं कि आखिर हम इसको कैसे शॉर्ट आउट करें, किस तरीके से हम इसको कंट्रोल करें। जैसे कि सबसे बड़ी जो एक उलझन होती है कि आखिर क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें, क्या ना पढ़ें, है कि नहीं, एक उलझन होती है। अच्छा, दूसरी उलझन ये होती है कि कितने घंटे की पढ़ाई करें। एक सामान्य समस्या है। सामान्य तौर पर बच्चों में जो एक धारणा रहती है कि भाई सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करनी है तो कम से कम 18 घंटा 20 घंटा तो पढ़ना ही चाहिए, 17 घंटा तो पढ़ना ही चाहिए, इतना यदि नहीं पढ़ेंगे तो कैसे काम चलेगा। ये भी एक जो डाउट है, जो एक उलझन की स्थिति है, ये कई बार बच्चों में आते रहती है। इसके अलावा यहाँ पर ये एक समस्या उभर कर सामने आती है कि क्या हमें दैनिक रूटीन को फॉलो करना चाहिए या फिर जब मन तब, जब जागो तब सवेरा के हिसाब से काम करना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए। इसके अलावा एक जो उलझन होती है बच्चों, वो ये होती है कि जब हम सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने के बारे में विचार कर रहे हैं तो क्या हमें अभी से ही उत्तर लेखन को लेकर के मुस्तैदी के साथ काम करना चाहिए या इसको लेकर के अभी हमें इंतज़ार करना चाहिए, वेट करना चाहिए, जब समय आएगा, जब मुख्य परीक्षा का समय आएगा तब हम इस पर काम करेंगे। एक उलझन यह होती है कि भाई जब हम सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के बारे में विचार कर ही रहे हैं तो क्यों नहीं हम साथ साथ में PCS की तैयारी भी करें या फिर किसी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी भी करना शुरू कर दें ताकि तुम न सही कोई और सही, कोई भी एग्ज़ाम यदि क्लियर हो जाएगा तो हमारे लिए बेनिफिशियल हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके की भी उलझनें कई बार सामने आने लगती हैं। इसके अलावा एक उलझन यह भी सामने आती है कि यदि हम सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में प्रथम अटेम्प्ट में क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो क्या हमें आगे भी उसके लिए तैयारी करनी चाहिए या फिर रोल बैक कर लेना चाहिए, वापस हो जाना चाहिए। यानी कि तैयारी में सातत्यता होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तैयारी की सातत्यता, कॉन्टिन्यूटी। एक उलझन यह होती है कि क्या हमें अभी से ऐच्छिक विषय को लेकर के तैयारी करनी चाहिए या ऐच्छिक विषय के लिए तैयारी हम तब करें जब हमारा पीटी में क्वालिफिकेशन वाला जो एक मामला है वह क्लियर हो जाए कि भाई अब मैं पीटी पास करने वाला हूं या पीटी पास करने वाली हूं, अब मुझे ऐच्छिक विषय लेना चाहिए। या फिर शुरुआत में जब नोटिफिकेशन आता है ईयर के शुरुआत में, तब फिर उस समय हम ये डिसाइड करें कि चलो अब नोटिफिकेशन आ गया है, अब हमें जो ऐच्छिक विषय है इसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। क्या ऐसा होना चाहिए? तो ये सारे जो तमाम उलझने हैं
आपके मन में आती रहती होंगी और इन सभी के बारे में क्या आपके पास में हल होना चाहिए, इसको लेकर के क्या आपका निर्णय होना चाहिए, किस तरीके से आपके कदम उठाए जाने की आवश्यकता है, इस पर हम लोग बातचीत करने वाले हैं। सबसे पहली जो बात है जो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि आखिर क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, तो इसका बहुत ही सामान्य सा उत्तर है मेरे दोस्तों कि आपके पास में जो पाठ्यक्रम है, किसका पाठ्यक्रम, सिविल सेवा परीक्षा का, सिविल सेवा परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम को फॉलो कीजिए, नथिंग एल्स। कहीं इधर उधर आपको भटकने की जरूरत नहीं है। यूपीएससी ने अपनी वेबसाइट पर पाठ्यक्रम को स्पष्ट तौर पर मेंशन कर दिया है कि भाई हम पीटी में इस तरीके से पूछते हैं, मेन एग्जामिनेशन में लिखित जो परीक्षा होती है उसमें जो हमारे पूछने का स्टाइल होता है, जो हम टॉपिक्स और सब्जेक्ट्स पूछते हैं वो ये रहते हैं और इसके आधार पर आप तैयारी कीजिए। इसके अलावा आपके पास में पीवाईक्यू अवेलेबल है, पीवाईक्यू भी यूपीएससी की वेबसाइट पर आप देख सकते हैं। बीते 3 साल 4 साल के पीवाईक्यूज यानी कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को यदि आप देख लोगे तो उससे आपको एक आइडिया मिलता है कि अच्छा यदि इस विषय में इस टॉपिक को हम पढ़ते हैं तो किस तरीके से सवाल बनने की संभावनाएं होती हैं। तो इस अप्रोच के साथ यदि आप पढ़ाई करते हैं तो ये जो दुविधा होती है कि क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें, ये धीरे धीरे दूर होने लगती है। आपको इस बात का इल्म होने लगता है, समझ आने लगती है कि मुझे इस पार्टिकुलर सब्जेक्ट में इस सीमा तक ही पढ़ाई करनी है, इस टॉपिक को इस तरीके से ही पढ़ना है, इस पार्टिकुलर सेक्शन को छोड़ना है, इस पार्टिकुलर सेक्शन को यदि हम पढ़ लेंगे तो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट। तो पहला जो आपका प्रश्न है इसका उत्तर इसके माध्यम से आप देख सकते हैं, आप इसका उत्तर इसके जरिए खोज सकते हैं। दूसरी जो बात निकल कर सामने आती है कि कितने घंटे की पढ़ाई होनी चाहिए। देखो दोस्तों, सिंपल सी बात यह है कि क्या और कितना तो इंपॉर्टेंट है, आपके लिए यह भी इंपॉर्टेंट है कि आपने जो पढ़ाई की वह क्वालिटेटिव पढ़ाई की या फिर केवल क्वांटिटेटिव पढ़ाई की। मतलब कि आपने क्या पढ़ा। मान लो कि आपने फंडामेंटल राइट पढ़ा, मौलिक अधिकार पढ़ा, अच्छी बात है, फंडामेंटल राइट जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपने फंडामेंटल राइट पढ़ा तो, लेकिन उसको केवल और केवल आपने ऊपर ऊपर पढ़ लिया और उसके लिए आपने 5 घंटा 6 घंटा 7 घंटा का समय दे दिया और आपके दिमाग में ये बात बैठ गई कि आपने फंडामेंटल राइट तो बहुत लंबे समय तक पढ़ा, अब इसमें कोई कहीं दिक्कत हो नहीं सकती। तो क्या इसे आपकी तैयारी मान लेनी चाहिए? तो नहीं। आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप जो भी विषय पढ़ रहे हैं उसमें क्वालिटी का ध्यान रहे। क्वालिटी कैसे पता चलेगी भाई? क्वालिटी का मतलब क्या हुआ? क्वालिटी का मतलब ये हुआ कि जो भी विषय, जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसको आपने समझा या नहीं समझा, उसको आपने अपने जहन में समाया या नहीं समाया। यदि आपसे उसके बारे में एक विश्लेषण के तौर पर सवाल पूछ दिया जाए तो क्या आप उसका उत्तर देने की स्थिति में हैं या नहीं हैं? क्या एनालिटिकल सवाल का उत्तर आप दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं? आपको यदि उसको मद्देनजर रखते हुए कुछ लिखने को कह दिया जाए तो क्या आप उसको लिखने की स्थिति में हैं या नहीं हैं? ये सारी बातें यहाँ पर ये डिसाइड करती हैं कि क्या आपने जो पढ़ाई की वो क्वालिटेटिव है या फिर केवल और केवल आपने टाइम पास किया, टाइम आपका बर्बाद हुआ। और ये एक दिन का खेल नहीं है, ये आपको धीरे धीरे 1 by 1 एक एक दिन करके आपको समझ में आता है कि आप जो पढ़ रहे हैं वो सही तरीके से पढ़ रहे हैं, सही अप्रोच के साथ पढ़ रहे हैं और सही दिशा में पढ़ रहे हैं या फिर नहीं पढ़ रहे हैं। कई बार आपको लगता है कि हमने पूरी की पूरी किताब रंग दी, पूरी की पूरी किताब हमने पढ़ ली, लेकिन उसमें से एक पन्ना भी समझ में नहीं आया। तो क्या आपकी पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए? क्या 18 घंटे आपने एक पूरी किताब पढ़ ली, उसके बावजूद भी कुछ न समझ में आया, वो ज़्यादा बेहतरीन है? या फिर आपने 3 घंटे कोई टॉपिक पढ़ा और उसके बारे में आपने ईच एंड एवरी एस्पेक्ट को समझ लिया, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? कहने का मतलब ये हुआ मेरे दोस्तों कि कितने घंटे की पढ़ाई उतना अधिक महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि महत्वपूर्ण है कि आपने कितने बेहतर तरीके से पढ़ाई की, कितने बेहतर तरीके से पढ़ाई की।
इसमें दो राय नहीं है कि भाई जब हम सिविल सेवा परीक्षा के सिलेबस को देखते हैं तो इसका सिलेबस अपने आप में वास्ट सिलेबस है, और इसको देखते हुए निश्चित तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि केवल और केवल 4 घंटे या 5 घंटे की पढ़ाई से ही इसका सिलेबस कवर हो जाएगा। होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, लेकिन एक समय के बाद आपको कुछ ऐसे भी कैंडिडेट मिलेंगे जो कि कहेंगे कि हम तो 6 घंटे 7 घंटे में ही पूरा सिलेबस कवर कर लेते हैं, लेकिन इसके पीछे की कहानी ये होती है कि उसने उस सिलेबस को अच्छे से कवर करने में कम से कम 1 साल या 1.5 साल का समय लगाया है। अब जाकर के वह इस स्थिति में आ गया है कैंडिडेट कि अब वो उसको आराम से रिवाइज कर सकता है, आराम से उसको पता है कि भाई इस पार्टिकुलर टॉपिक में क्या हमें पढ़ना है, क्या हमें छोड़ना है। तो इसमें समय लगता है, और यदि आप चाहेंगे कि नहीं एक ही दिन में हम सब कुछ पढ़ लें तो शायद यह संभव नहीं है। जल्दबाजी में आप यदि कोई भी कदम उठाएंगे तो उससे गलती होने की संभावना ज़्यादा हो सकती है। जब आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप थोड़ा सा ठहरते हुए आगे बढ़ें। यदि आप जल्दबाजी में आगे बढ़ते चले जाएंगे तो जो आपको पढ़ना चाहिए, जिससे सवाल बनते हैं, जहां से सवाल आने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं, वो आपका सेक्शन छूट सकता है और वहां पर आप लैग कर सकते हैं। तो इसलिए आपको सिलेबस का अध्ययन करते समय या फिर पाठ्यक्रम को समझते समय थोड़ा ठहरते हुए पढ़ना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ठहराव के साथ पढ़ाई कीजिएगा, तब आप जो भी पढ़ेंगे वो सस्टेन करेगा, और जब वो सस्टेन करेगा तो आप में आत्मविश्वास बढ़ेगा, और जब आप में आत्मविश्वास बढ़ेगा तब आप सही दिशा में आगे बढ़ते चलेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखिएगा। तीसरी जो बात है कि है दैनिक रूटीन को हमें फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बिल्कुल यहाँ पर ये बात मार्केबल है कि दैनिक रूटीन को फॉलो करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप हर दिन का जो स्टडी टेबल है वो एकदम चिपका करके रखें कि इतने से इतने बजे तक पढ़ाई करनी, इतने से इतने बजे तक खाना खाना, इतने से इतने बजे तक सोना है। ऐसा नहीं, इट इज़ नॉट नेसेसरी, मैंडेटरी नहीं है। आप अपने मन मस्तिष्क में ही एक रूटीन को फॉलो कीजिए कि भाई आज से लेकर के कल तक में मुझे इस विषय के इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर लेना है। इट मे बी पॉसिबल कि कई बार आपकी तबीयत खराब हो जाए, कभी कोई आ जाए, कभी आपको कहीं जाना पड़ जाए, तो जो चीज़ें छूट गई वो आप फिर जो लीजर आवर होता है, यानी कि जैसे संडे के समय में या फिर किसी अन्य अवकाश के दिन, जब भी आपको लगता है तो वहाँ पर आप उसको फील कर लीजिए। और इस तरीके से आपकी जो पढ़ाई है वो नियमितता के साथ आगे बढ़ते रहेगी, तो आप हमेशा आत्मविश्वास के साथ पढ़ाई करते रहेंगे। अदरवाइज आपके मन में हमेशा एक खटका आता रहेगा कि हमसे तो ये जो टॉपिक है ये छूट गया है, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है कि नहीं। तो आपको दैनिक रूटीन तो फॉलो करना है, लेकिन उसमें एक स्मार्ट तरीका अपनाना है, और इस स्मार्ट तरीके के जरिए आप दैनिक रूटीन को आसानी से फॉलो कर सकते हैं। और इसमें क्या करना है मैंने आपको बता दिया कि भाई जो चीज़ें छूट गई, गलती से छूट गई या किसी कारणवश छूट गई, उसको आप लीजर आवर में कंप्लीट कर लीजिए, दैट्स इट। और देन आफ्टर जब आप रिवीजन करेंगे तो रिवीजन के समय में फिर उसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। इस तरीके से आपको इसको फॉलो करना चाहिए। चौथी बात बहुत ही अपने आप में महत्वपूर्ण है, आंसर राइटिंग। देखो दोस्तों, ध्यान रखना कि जब आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें जो लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाता है वो अपने आप में आपके मेरिट को डिसाइड करता है। यदि आपने लिखित परीक्षा में सही तरीके से आंसर राइटिंग किया है, अपने प्रश्नों का उत्तर सही तरीके से दिया है, तो निश्चित तौर पर आप अच्छे अंक लाने की स्थिति में हो सकते हैं। और इसलिए आपको आंसर राइटिंग को लेकर के हमेशा चौकस रहना होगा। आपको हमेशा एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर राइटिंग करना होगा, और इसके लिए लगातार अभ्यास जरूरी है। केवल आंसर राइटिंग के पर्पज से ही नहीं कि हमने सही उत्तर लिखा, केवल इस पर्पज से ही नहीं, बल्कि आपने दिए गए समय में आपने दिए हुए प्रश्न का सटीक उत्तर लिखा है या नहीं लिखा है। इंपॉर्टेंट ये है, आपके पास में 180 मिनट्स का समय मिलता है एक पेपर के लिए। जीएस में एक पेपर के लिए 3 घंटे का समय मिलता है, और उस 3 घंटे के समय में आपको प्रश्न को पढ़ना है, उसका उत्तर लिखना है, उससे संबंधित जो स्ट्रक्चर है उसको फ्रेम करना है अपने माइंड में, और देन आफ्टर उसको आंसर
खट से लिख देना है और इसी 3 घंटे में आपको सटीक उत्तर लिख देना है, कहीं कोई दिक्कत भी ना हो। तो ये क्या एक दिन का ये खेल है? नहीं, आपको इसके लिए लगातार अभ्यास करना पड़ेगा। और जब आप लगातार अभ्यास करेंगे तब आप इस स्थिति में आएंगे एक दिन कि आप आसानी से उत्तरों को समझते हुए उसका जो भी आंसर राइटिंग है फटाफट आप लिख सकते हैं, है कि नहीं? तो इसलिए ये बहुत अधिक जरूरी हो जाता है। लेकिन ये तभी होगा जब आपने लिखित परीक्षा के अनुसार जो पाठ्यक्रम है उसको अच्छे से सुचारू तरीके से पढ़ा है। भाई आपके पास में यदि कंटेंट ही नहीं है लिखने के लिए तो आप क्या लिखिएगा? आप जब कंटेंट नदारद रखे हुए हैं तब फिर लिखने की कोई बात ही नहीं बची। तो सबसे पहले आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आप कंटेंट को समझिए, सब्जेक्ट को समझिए, टॉपिक को समझिए, तभी तो आप उसको लिख पाएंगे। प्रश्न को समझने की आदत डालिए। प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, किस सीमा तक पूछा जा रहा है, किस अप्रोच में पूछा जा रहा है। जब आप इस तरीके से पढ़ाई करते हैं तब फिर आपके लिए वो फायदेमंद हो जाता है और आपका जो आंसर राइटिंग है वो और अच्छा हो जाता है। ठीक है जी। जो अगली बात है कि भाई क्या हमें पीसीएस या फिर वनडे एग्जामिनेशन को पॉइंट ऑफ व्यू रखते हुए भी विचार करना चाहिए? तो मैं कहूँगा कि देखो, एक सीमा तक आपको इसके बारे में विचार करना चाहिए, लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगा कि जब आप शुरुआती स्टेज में हैं, मान लीजिए कि आप अभी तैयारी की शुरुआती फेज में हैं, अभी आपने तैयारी शुरू ही की है, तो आपको अपनी पूरी एनर्जी, आपकी अपनी पूरी क्षमता एक दिशा की ओर टारगेट करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप इधर भी तैयारी करें, उधर भी तैयारी करें, उधर भी तैयारी करें और आपका जो पूरा का पूरा एफर्ट है वो विभक्त हो जाए, डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और आप सही तरीके से सही दिशा में आगे ना बढ़ पाए। क्योंकि आपको तीनों के लेवल पर, वनडे एग्जाम, पीसीएस एग्जाम और यूपीएससी, तीनों के लेवल पर जो पाठ्यक्रम है उसको फॉलो करना पड़ेगा। और जब आप उसको फॉलो करेंगे तो आप किसी एक को फॉलो नहीं कर पाएंगे और ऐसे में आपको बाद में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगा। तो इस लिहाज से शुरुआती स्तर पर यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो मेरा यह सुझाव रहेगा कि आप पहले केवल और केवल सिविल सेवा परीक्षा को मद्देनजर रखते हुए इसके पाठ्यक्रम को फॉलो करते हुए आगे बढ़िए। यदि आपने लगातार 2 साल 3 साल तैयारी कर ली है तो आप अभी इस स्थिति में आ चुके हैं कि आपने पाठ्यक्रम को समझ लिया है और इसके पैरेलली आप किसी भी स्टेट पीसीएस के पाठ्यक्रम को भी उस अच्छे तरीके से समझ सकते हैं और उसके हिसाब से उसकी तैयारी भी कर सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? जो अगली बात है कि तैयारी की सातत्यता होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल कि भाई क्या आप एक बार एग्जाम दे करके छोड़ दें, ये अच्छा है? नहीं। सिविल सेवा परीक्षा के लिए सबसे बड़ी बात तो यह है दोस्तों कि खुद यूपीएससी के द्वारा आपको अटेम्प्ट्स दिए गए हैं, 6 अटेम्प्ट, 9 अटेम्प्ट, है कि नहीं? जो उम्र सीमा है वो तय की गई है। यूपीएससी को पता है कि ये एग्जाम इतना आसान नहीं है, तभी तो इतने अटेम्प्ट्स दिए गए हैं। यदि यूपीएससी को ये पता ही रहता कि भाई ये तो मुश्किल से 102 अटेम्प्ट में इसको क्रैक किया जा सकता है तो फिर वो मैक्सिमम 2 से 3 अटेम्प्ट देती, है कि नहीं? तो यूपीएससी को इस बात की जानकारी है, तो आपको भी अपने धैर्य की परीक्षा लेनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है, कई ऐसे कैंडिडेट्स हुए हैं जो कि पहले, दूसरे, तीसरे अटेम्प्ट में सफलता नहीं हासिल कर सके, यहाँ तक कि पीटी भी क्वालिफाई नहीं कर सके और उसके बाद अगले ही अटेम्प्ट में वो सीधे क्वालिफाई कर जाते हैं, फाइनल सिलेक्शन उनको मिल जाता है। लेकिन ये तभी होता है जब आपने सातत्यता के साथ तैयारी की है। यदि आपने कंटिन्यूटी नहीं बनाए रखा तब फिर जो आपका अप्रोच है वो डिस्टर्ब होगा और जब आपका अप्रोच डिस्टर्ब होगा तब फिर उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? जो अगली बात है कि ऐच्छिक विषय को लेकर के क्या हम निष्कर्ष निकालें, ऐच्छिक विषय को लेकर के हमें क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। देखो दोस्तों, इस बात को समझो आप लोग कि जो ऐच्छिक विषय है या जिसे हम लोग ऑप्शनल सब्जेक्ट कहते हैं, ये 500 मार्क्स का ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है ना, 500 मार्क्स का। क्या 500 मार्क्स को आप यूं ही गंवा सकते हैं? 500 मार्क्स में 300 मार्क्स प्लस नंबर लाया जा सकता है, लाया जाता है, बच्चे लाते हैं। तो क्या आप इसको यूं ही छोड़ दे सकते हैं? संभव ही नहीं है। यदि आप अच्छा अंक प्राप्त करना चाहते हैं, अच्छी रैंक प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको इसके लिए शुरुआत से ही शुरू करना पड़ेगा। आप यदि सोचेंगे कि नहीं हम पीटी के पहले या फिर पीटी के बाद इसके बारे में विचार करेंगे तो ये आप
ब्लंडर कर रहे हैं, ब्लंडर है कि नहीं। ध्यान रखिएगा कि जीएस के 2 पेपर को मिला करके ऑप्शनल का 1 पेपर होता है। जीएस में 1 पेपर 250 मार्क्स का, और ऑप्शनल में पूरा का पूरा जो ऑप्शनल है वो है 500 मार्क्स का। तो ऑप्शनल के वेटेज को हम कम करके कैसे आंक सकते हैं। इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि आप जब सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करते हुए आगे बढ़ रहे हैं तो आपको हमेशा इस बात का ख्याल रखना होगा कि आपका ऑप्शनल पेपर ऑलरेडी तैयार हो चुका है। यदि वो आपका ऑप्शनल पेपर 500 मार्क्स का तैयार है तो समझिए कि आधी से अधिक तैयारी आपकी हो चुकी है, क्योंकि वो आपका अपना विषय है। जीएस में तो सभी लोग तैयारी कर रहे हैं, सभी लोग सभी विषय पढ़ रहे हैं, है कि नहीं। लेकिन आपका जो अपना ऑप्शनल है, उस ऑप्शनल की यदि आपने तैयारी कर ली है और उसमें आपका कॉन्फिडेंस बेटर है तो आप समझिए कि आपने उस पर अपना नियंत्रण हासिल कर लिया है। इसमें 300 प्लस अंक कहीं नहीं गया और ये आपके लिए फेवरेबल हो सकता है। तो इसलिए जो ऐच्छिक विषय है इसको हम अलग करके नहीं देख सकते। इसकी तैयारी आपको शुरू से ही शुरू कर देनी चाहिए, बशर्ते आपने ऐच्छिक विषय को लेकर के अपना माइंड मेकअप कर लिया है। तो ये जो तमाम बातें हैं दोस्तों आपके लिए बहुत अधिक उपयोगी हैं। यदि आप सिविल सेवा परीक्षा 2026 के बारे में विचार कर रहे हैं तो इनको ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी कीजिए। और इन्हीं सब बातों को मद्देनजर रखते हुए स्टडी IQ IAS टीम के द्वारा एक खास बैच की शुरुआत की जा रही है 21 मार्च से सुबह में 8 बजे से। ये जो संपूर्ण बैच है दोस्तों वो इन्हीं खास विशेषताओं को धारण किए हुए है, जिसके जरिए आप बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ते हुए नियमित तरीके से पढ़ाई करते हुए अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। इस बैच में यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिए। इसके जरिए जो एडमिशन शुल्क है वो है मिनिमम 9,999 रुपये। इसके अलावा 2 और बैचेज हैं, गोल्ड और प्लैटिनम बैच, जिसके अंतर्गत भी आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप जो उसकी फीचर्स हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे तो उसमें जो लिंक दिया हुआ है उसको क्लिक कीजिएगा तो फिर आपको इसके बारे में विस्तार से जानकारी मिल जाएगी। जो मिनिमम फ़ी है वो है 9,999 रुपये। इसके माध्यम से आप रिकॉर्डेड कक्षाएँ ले सकते हैं और साथ ही आपको जो कंटेंट है वो PDF फॉर्मेट में पहुंचा दिया जाता है आपके घर पर। इसके माध्यम से भी आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा इस बैच के बारे में और भी कुछ विशेष जानकारी आपको चाहिए या फिर इसमें आपको खास डिस्काउंट चाहिए होगा तो आप मुझसे इस मेल ID के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। मेरा मेल ID है dilip.kumar@studyiq.com। इस मेल ID के माध्यम से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं कोई भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए, या फिर आपको एडमिशन लेने के लिए कोई भी क्वेरी है तो इस मेल ID के जरिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आपकी हर एक समस्या का समाधान मैं कर दूंगा। मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।